Hello students, welcome to e-learning with Ankit. I hope your studies are going quite well and good. Students, there are some of the important questions of the chapter metals and non-metals. The questions are very important. Like these questions most probably will be asked in your pre-board in your UT exams as well. So let us discuss one by one without any further delay. Let us see, the first question is that the correct equation for the reaction of iron with steam. So just without seeing the option, just write the chemical equation by yourself and you will get the answer without getting confused with the correct option. So I'm writing here iron. Okay, we know that the state will be solid, so I'm just omitting the state right now here. और steam के साथ reaction with steam के साथ, okay, तो I'm just writing over here steam H2O. अब देखो जब इसके साथ ये रिएक्ट करेगा बेटा, the compound that it will give it to you will be your Fe3O4. ठीक है, जो कंपाउंड हम लोग को यहाँ मिलेगा वो मिलेगा Fe3O4 अलॉन्ग विद द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस. ठीक है, अब इसकी हम लोग प्रॉपर बैलेंसिंग करते हैं. देखो तो विल डू द बैलेंसिंग. तो देखो 3 आयरन के एटम है यहाँ पे. चलो तो देखो बैलेंस करने के लिए व्हाट कैन वी डू ओवर हियर, यहाँ पे भी 3 कर लो. तो आप देखो जिस ऑप्शन में 3 नहीं होगा वो ऑप्शन यूँ ही आपका एलिमिनेट हो जाएगा. इट डज मीन ये देखो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया. अब इन 3 में से हमें चेक करना है. ऑक्सीजन के 4 एटम है बट यहाँ पे 2 ही ऑक्सीजन के एटम है, तो सॉरी 1 ही ऑक्सीजन के एटम है. तो बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. बट बाय डूइंग सो हाइड्रोजन यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 ही है. तो बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ क्या करना पड़ेगा, 4 ऐड कर देना पड़ेगा. इट डज मीन ऑप्शन नंबर सी विल बी द योर राइट ऑप्शन. ठीक है, ये ऑप्शन सी देखो हम लोग का राइट ऑप्शन है, करेक्ट हो गया. ठीक है, आई होप दिस वन इज क्लियर. सेकेंड वन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज नॉट जनरली एग्जिबिटेड बाय आयनिक कंपाउंड्स. ठीक है, ऑफ कोर्स आयनिक कंपाउंड जो होते हैं हमारे वाटर में सॉल्युबल होते हैं, ये करेक्ट ऑप्शन है. हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि इनके अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. जैसे अगर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं Na+Cl-, तो ये कैटायन और आयन के बीच में एक जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है. तो इसी वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा. तो ये भी ऑप्शन सही है. याद रखना, वी हैव टू फाइंड आउट विच इज़ जनरली नॉट. ठीक है, जो इसमें से गलत है हमें वो चूज़ करना है स्टूडेंट्स. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी द मॉल्टेन स्टेट, यस मॉल्टेन स्टेट में करता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. याद रखना, सॉलिड स्टेट में अगर आयनिक कंपाउंड हुआ तब वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करेगा, लेकिन मॉल्टेन और एक्वस दोनों में कंडक्ट करता है. ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सॉलिडिसिटी, यही ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा. राइट ऑप्शन मीन्स कि ये गलत ऑप्शन यही है, आपको गलत वाला चीज़ यहाँ पे चूज़ करना था. ऐसे क्वेश्चन में मोस्टली बच्चे गलती कर जाते हैं, वो सही वाला करेक्ट करके आते हैं. ठीक है, तो याद रखना ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ देन आफ्टर, एक्वा रीजा इज ए मिक्सचर. ठीक है, एक्वा रीजा हम लोग का मिक्सचर है कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द रेशियो ऑफ. अब उससे पहले आप एक्वा रीजा का एक और नाम सुनो. देखो ठीक है, जो एक्वा रीजा होता है दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज योर रॉयल वाटर स्टूडेंट्स. ठीक है, इनको हम लोग रॉयल वाटर के नाम से भी जानते हैं. यूजली हम लोग के लैब में ये प्रेजेंट होता है. दिस इज़ योर रॉयल वाटर. ठीक है, अब इसको देखो कैसे याद रखोगे. ठीक है, अब क्योंकि ये फैक्चुअल चीज़ है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यू नीड टू रिमेंबर दिस थिंग. ठीक है, इसको आपको पर्टिकुलरली याद रखना है चीज़ों को. तो देखो कैसे याद रखोगे, मैं ट्रिक समझा रहा हूँ आपको. देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें प्रेजेंट होता है बेटा स्टूडेंट्स आपका, एंड वन मोर थिंग इज प्रेजेंट दैट इज योर नाइट्रिक एसिड. तो ऐसे याद रखना कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्लोरीन प्रेजेंट है. ठीक है, और क्लोरीन का जो एटॉमिक मास होता है, प्रॉबेबली आई थिंक ये शायद आप लोग को पता होगा, वो होता है आपका 35.5. ठीक है, AMU. ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट. तो यहाँ 3 आ रहा, तो याद रखना कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रेशियो 3 में रखना. ठीक है, और नाइट्रिक एसिड में HNO3, वो हाइड्रोजन से स्टार्ट हो रहा है आपका. ठीक है, ऑब्वियसली हाइड्रोक्लोरिक भी ऐसे स्टार्ट हो रहा है, बट मैं क्लोरीन से इसको हिंट ले रहा हूँ. और नाइट्रिक एसिड का रेशियो 1 रखना. तो यहाँ देखो 3 आ रहा है इसमें, यानी हाइड्रोक्लोरिक का रेशियो 3 रहेगा और नाइट्रिक एसिड का 1. तो देखो जिसमें पहले ऑप्शन 3 आ रहा है वही आपका करेक्ट होगा. यहाँ 3 हो गया, बट यहाँ पे 4 है, तो ये ऑप्शन डी करेक्ट हो नहीं सकता. सी वाला देखो, हाँ यस, सी इज़ द राइट ऑप्शन. 3:1 रेशियो होगा. ठीक है, अब किसी क्वेश्चन में मान लो पूछ दिया कि नाइट्रिक एसिड फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तब आप ये वाला ऑप्शन चूज़ कर लेना, ए वाला, दैट इज़ 1:3 का ऑप्शन करेक्ट होगा. देन आफ्टर कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन, एल्युमिनियम इज यूज फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एल्यूमिनियम रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम. देखो अब मोस्टली यहाँ पे कन्फ्यूजन ये होता है कि सर एल्युमिनियम चूँकि मेटल है हम लोग का. ठीक है, दिस एल्युमिनियम इज योर मेटल. अब मेटल की सारी प्रॉपर्टीज़ देखो यहाँ ऑप्शन में लिख रखा है, लाइक कि मेटल्स है, गुड थर्मल कंडक्टिविटी है, गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, डक्टिलिटी है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है. ऑब्वियसली सही बात है सबका, लेकिन कुछ रहा कि एल्युमिनियम का जब हम कुकिंग यूटेंसिल बनाते हैं, कुकिंग यूटेंसिल एल्युमिनियम का बनाते हैं, उसके लिए हमको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से कोई रोल नहीं है.
ठीक है ना। हाँ, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट चाहिए, मैं डक्टिलिटी से भी कोई नहीं। कुकिंग यूटेंसिल्स में तो हमको ये देखना है कि जो हम उससे बर्तन बना रहे हैं, यूटेंसिल बना रहे हैं, दैट मस्ट बी फ्लैट सीट के फॉर्म में, यानी मेलेबल की अगर बात करते तो करेक्ट होता। तो इट डज मीन ऑप्शन नंबर गुड थर्मल कंडक्टिविटी। ऑफकोर्स अगर कंडक्ट नहीं करेगा तो उस पर आप खाना कैसे पकाओगे। एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट कम हुआ तो वो पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा एंड कैन नॉट बी यूज फॉर द कुकिंग पर्पज। तो ऑप्शन 1 and 4 देखो कहाँ पे दिया है, यस, डी ऑप्शन विल बी द योर राइट ऑप्शन। ठीक है, तो आई होप दीज आर द वेरी वेरी इजी MCQ क्वेश्चंस ये हम लोगों ने किया है यहाँ पे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद नेम वन लस्टरस नॉन मेटल एंड वन लस्टरस मेटल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक बताऊंगा, एक आप लोग को बताना होगा। नेम वन लस्टरस नॉन मेटल, तो एक ऐसा लस्टरस, पहले लस्टरस का मतलब समझ लो कि शाइनिंग अपीयरेंसेस का होता है। ठीक है, तो एक ऐसा हम लोग के पास है नॉन मेटल, ठीक है ना, जो कि है आयोडीन। ठीक है, अब आपका टास्क होगा यहाँ पे कि फाइंड आउट करना कि एक ऐसा लस्टरस मेटल बताओ। ठीक है, मैं आपको इजी क्वेश्चन दिया हूँ। लस्टरस मोस्टली सभी मेटल आपके शाइनिंग सरफेस होते हैं, तो आप किसी एक का बढ़िया एग्जांपल यहाँ पे आप लिख सकते हो। आई होप दिस वन इज ऑल्सो क्लियर। नाउ नेम 2 मेटल्स विच रिएक्ट विद डाइल्यूट HNO3 टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। कौन से ऐसे 2 मेटल्स हैं जो डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करें। याद रखना, कोई भी एसिड हो, वॉट एवर द एसिड यू आर टेकिंग, लाइक ना H2SO4 आप ले लो यहाँ पे, और इधर यू आर टेकिंग HCl, कोई भी एसिड आप ले लो यहाँ पे, चाहे H2SO4 चाहे HCl, ये सब मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे और हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करेंगे, एक्सेप्ट दिस HNO3। ठीक है, ये HNO3 आपका मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करेगा, एक्सेप्ट 2 मेटल। कौन से वो 2 मेटल्स हैं, इनका नाम याद रखो आप, M से ही दोनों का नाम स्टार्ट होता है। फर्स्ट वन इज योर मैग्नीशियम एंड अनदर वन इज योर मैग्नीस। ये 2 मेटल्स हैं जो नहीं रिएक्ट करते हैं, सॉरी, ये 2 मेटल्स हैं जो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे। रेस्ट एनी अनदर मेटल विल नॉट रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। ओके, तो मैग्नीशियम एंड मैग्नीस इसके आंसर होंगे। आप कमेंट करके बताना मुझे कि इसके एटॉमिक नंबर्स क्या होंगे, मैग्नीशियम एज वेल एज मैग्नीस के एटॉमिक नंबर क्या होंगे। देन आफ्टर क्वेश्चन इज दैट ब्रॉन्ज इज एन अलॉय। अब उससे पहले आप समझ लो कि अलॉय क्या होता है। देखो, अलॉय जो होता है हम लोग का एक होमोजीनस मिक्सचर होता है। अलॉय इज योर होमोजीनस मिक्सचर, अलॉय इज़ योर होमोजीनस मिक्सचर होता है हम लोग का। ये एक्चुअली ये इम्प्योर सब्सटेंस है आपका, हम लोग का होमोजीनस मिक्सचर। सबसे बढ़िया जैसे एग्जांपल आप इसका ले लो, कोई की कॉइन, सिक्का जो हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ योर अलॉय। अब नाउ इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रॉन्ज। तो याद रखना, ब्रॉन्ज एक होता है आपका मिक्सचर, कॉपर का परसेंटेज इसमें ज़्यादा होता है, एंड देन आफ्टर टीन। ठीक है, टीन का जो सिंबल होता है वो SN होता है। तो ऑलवेज रिमेंबर विद द हेल्प ऑफ सिंबल, बिकॉज इफ दिस क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन योर एग्जाम, यूनिट टेस्ट और द हाफ ईयरली इट में बी, सो इट विल बी आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स। आई होप प्रॉबेबली दिस वन इज ऑल्सो क्लियर। एक टास्क यहाँ पे आपको देता हूँ, आप ब्रास में बताइए, ब्रास इज ऑन ऑल्सो अलॉय। ठीक है, आप बताना इसमें कौन कौन से कंपाउंड्स, सॉरी मेटल्स प्रेजेंट होते हैं, ये किनका होमोजीनस मिक्सचर होता है। ओके, सो आई होप दिस वन इज ऑल्सो क्लियर टू। प्रॉपर्टी विच इज़ नॉट सोन बाय एनी कंपाउंड। तो क्वेश्चन नंबर 4 इज दैट कि कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी जो एनी कंपाउंड द्वारा नहीं सोच की जाएगी। तो अब मोस्टली प्रॉपर्टी लाइक दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड सॉल्यूबल इन नेचर, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट उनका होता है। एक प्रॉपर्टी जो नहीं शो करेगा, दैट इज़ दे डू नॉट कंडक्ट इन द सॉलिड स्टेट। तो आप यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे, दे डू नॉट कंडक्ट, दे डू नॉट कंडक्ट, या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे, बट रिमेंबर स्टेट जरूर से लिखना, दे डू नॉट कंडक्ट इन सॉलिड स्टेट। वो मॉल्टेन और एक्वस स्टेट में ही सिर्फ कंडक्ट करेंगे, दे डू नॉट कंडक्ट इन सॉलिड स्टेट। Coming to the next question, metal alloys are used for making bells and strings of musical instrument. Why? Very easy thing, क्योंकि देखो मेटल अलॉय जब हम बना लेंगे तो उससे अलॉय बनाने से क्या होगा कि जो मेटल की परसेंटेज है वहाँ पे वो 2 मेटल्स को आप मिक्स कर दोगे, तो जो इनिशियली वो अपनी प्रॉपर्टी को शो कर रहा था मेटल, जैसे लेट से आयरन ही अगर है, तो अब कुछ में उसमें और मिक्स कर दिए, तो उससे होगा कि जो आयरन का परसेंटेज उसमें थोड़ी सी कम हो गई है। सो एज जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, अगर ये जो भी बेल है आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये ऑक्सीजन से, एयर के कांटेक्ट के एक्सपोजर में होगा, लेकिन जब अलॉय बनाओगे आप तो उसमें 2-3 मेटल मिक्स होंगे आपके, ठीक है, अलग अलग प्रोपोर्शन में। सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मेटल की पूरी प्रॉपर्टी वो एग्जिबिट नहीं करेगा, कुछ चीज़ें कम होगा। सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इसमें आपका रस्टिंग का फिनोमेना नहीं होगा, ये रस्टिंग वगैरह इस पर जल्दी नहीं लगेगा, ये ड्यूरेबल होगा, रिजिडनेस होगी उसमें, हार्डनेस और होगी, और भी कई प्रॉपर्टीज़ को ये एग्जिबिट करेगा। मेनली आप रस्टिंग का करके आंसर लिखना है यहाँ पे। नेक्स्ट शॉर्ट आंसर टाइप और 2 मार्क्स की क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग।
लाइक गोल्ड प्योर आयरन इज़ ऑल्सो कंपेरेटिवली सॉफ्ट, ठीक है ना। अगर जैसे गोल्ड हम लोग को पता है वेरी सॉफ्ट होता है, 24 कैरेट गोल्ड का तो इवन तो हम ऑर्नामेंट्स बना ही नहीं सकते, वो इतना सॉफ्ट होता है। सो उसी तरह कह रहा है जो प्योर आयरन होता है वो भी बहुत सॉफ्ट होता है, एंड ऑल्सो अंडर गोज रस्टिंग होता है। नेम द सब्सटेंस दैट इज मिक्स विद आयरन टू मेक इट हार्ड। अब इसका आंसर थोड़ा सा आपको एक्सेप्ट करने में दिक्कत होगा, बट हाँ याद रखना एक ऐसा सब्सटेंस जिससे आयरन हम लोग का हार्ड होता है, एंड दैट इज़ योर कार्बन, ठीक है। तब जाके ये कन्वर्ट हो जाता है आपका स्टेनलेस स्टील में, जब इसमें कार्बन मिक्स करते हैं। ये दिया है आपके एनसीईआरटी में, द लास्ट पार्ट पेजेस ऑफ योर एनसीईआरटी इट इज़ गिवन। देन आफ्टर इट विल कन्वर्ट इनटू स्टेनलेस स्टील, ये स्टेनलेस स्टील में ही हम लोग का ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दिस वन नाउ देन आफ्टर टू चेंज इन इट्स स्टेनलेस टू प्रिवेंट रस्टिंग, द सेम आंसर, ठीक है, कि स्टेनलेस स्टील में रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए आप कार्बन को मिक्स कर सकते हो। एक और चीज़ यहाँ पे कर सकते हैं कि आयरन को हमें अगर रस्टिंग से बचाना है तो यू कैन हैव अ कोटिंग ऑफ जिंक ऑन दैट आयरन, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड इज योर गैल्वेनाइजेशन, उसको कहते हैं, उससे भी हम रस्टिंग बचा सकते हैं। नेक्स्ट दिस क्वेश्चन, वाई सोडियम इज स्टोर्ड इन केरोसिन एज, इज द वेरी इजी क्वेश्चन, यू ऑल नो दैट, क्योंकि सोडियम हम लोग का क्या है वो हाईली रिएक्टिव इन नेचर है। नॉट ओनली सोडियम, इवन पोटेशियम ऑल्सो, ठीक है, ये हाईली रिएक्टिव इन नेचर है, दे आर हाईली रिएक्टिव। आप लोगों को आंसर कंप्लीट आंसर लिखना है स्टूडेंट्स, डू राइट रिमेंबर दिस थिंग, आप इस तरीके से एक एक वर्ड में मत आंसर लिखना। सिंस सोडियम इज हाईली रिएक्टिव इन नेचर सो देयरफॉर इट इज स्टोर्ड इन केरोसिन। देन आफ्टर वाई मैग्नीशियम रिबन स्टार्ट्स फ्लोटिंग इन हॉट वाटर, और इसका रिएक्शंस लिख करके तब पूरा प्रॉपर अच्छे से आपको समझाऊंगा। पहले इक्वेशंस लिखते हैं कि लाइक इफ़ मैग्नीशियम इज रिएक्टेड विद द वाटर, इवन हॉट वाटर यहाँ पे जैसे लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो इफ़ आई एम राइटिंग हियर H2O, याद रखना हॉट वाटर है तो यहाँ पे गैसेस मत लिख देना, अभी वो लिक्विड ही रहेगा, वो स्टीम नहीं है, बस वाटर का टेम्परेचर ज़्यादा है यहाँ पे। तो देन आफ्टर इट विल कन्वर्ट इनटू योर MgOH होल ट्वाइस, मेटल का हाइड्रोक्साइड बनता है जब भी मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, एंड देयर विल बी द हाइड्रोजन गैस आपका यहाँ पे। तो अब देखो बेटा एक्चुअली प्रोसेस होता क्या है, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस व्हेन एवर दिस रिएक्शन विल बी कैरीड आउट। तो लेट अस सपोज कि दिस वन इज़ योर मैग्नीशियम रिबन, ठीक है ना। अब ये मैग्नीशियम रिबन है, तो अब होगा क्या, इसके सरफेस पे देखो ये जो हाइड्रोजन गैस है ना, इट विल स्टिक टू इट्स सरफेस, इसके सरफेस पे वन बाय वन करके इस तरह हाइड्रोजन गैस स्टिक करेगा। एंड सिंस हाइड्रोजन गैसेस से नेचर है और गैस की डेंसिटी क्या होती है, लिक्विड के कंपेरेटिवली एटलीस्ट तो कम होती है, सो देयरफॉर ये ओवरऑल जो मैग्नीशियम का रिबन है ना उसको ऊपर फ्लोट कराना स्टार्ट कर देगा, जस्ट बिकॉज कि हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स उस पर स्टिक कर जाएंगे। सो इट विल यू विल राइट ओवर हियर बिकॉज कि हाइड्रोजन गैस स्टिक टू द सरफेस, H2 गैस स्टिक टू द सरफेस, उसके सरफेस से स्टिक कर जाएगा। एंड और आप डिटेल में एक्सप्लेनेशन लिखना चाहो तो ये डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया उसको आप यहाँ पे लिख देना, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन प्रोसेस इन द मेटलर्जी। ऑल्दो आई हैव डिस्कस थिंग इज डिटेल इन द क्लास, बट आओ यहाँ पे भी पॉइंट्स में डिस्कस कर देते हैं। कैल्सिनेशन देखो आप, सी से कैल्सिनेशन है, सी से याद रखना कार्बोनेट, ठीक है। तो जितने भी कार्बोनेट के ओर्स होते हैं उनके लिए आप कैल्सिनेशन कराते हो, ठीक है। और रोस्टिंग में देखो S अल्फ़ाबेट आ रहा है बेटा आपका, तो जितने भी सल्फाइड के ओर होंगे, वॉट एवर द सल्फाइड ओर इज़ गिवन फॉर दैट यू विल यूज़ द प्रोसेस रोस्टिंग, ठीक है। अब हम किसके लिए यूज़ करेंगे, पहले अभी मैंने आपको ये बताया, बट होता क्या है ये हमने नहीं बताया। तो याद रखना सी से कैंसिल है, तो सी से कैंसिल वर्ड आता है, एंड विद द सेम सी लेटर कैल्सिनेशन इज रिटन। तो याद रखना कि मतलब कैल्सिनेशन में हम लोग किसी भी ओर को हीट करते हैं, ठीक है। वी हैव टू टेक द ओर एंड वी आर हीटिंग दिस ओर इन द एब्सेंस ऑफ, यानी कैंसिल, मैंने बोला ना कि कैंसिल वर्ड याद करना, यानी ऑक्सीजन के एब्सेंस में, कैंसिल में एब्सेंस, ठीक है ना। ऑक्सीजन के एब्सेंस में आप जब इसको हीट करोगे किसी भी ओर को, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ए कैंसिलेशन। और सेम उसी तरीके से रोस्टिंग में क्या होगा, जस्ट अपोजिट कर दो इसका, ये एब्सेंस था तो अब यहाँ पे लिख देना आप प्रेजेंस, ठीक है, सॉरी दिस मिस्टेक। तो प्रेजेंस, अगर यहाँ पे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आप ओर को हीट कर रहे हो, सो दैट प्रोसेस विल बी कॉल्ड इज योर रोस्टिंग, इसको कहते हैं। हमने ओर लिया, अभी ओर को हम लोग हीट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उसको हम लोग रोस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। आप डिटेल आंसर लिखना, एंड इवन मोर आई विल प्रीफर टू से दैट राइट एग्जाम्पल ऑल्सो। जिंक कार्बोनेट का एक जो एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया था, दैट यू मस्ट मेंशन ओवर हियर, दैट विल बी गुड फॉर द गेटिंग द मार्क्स।
Next, after explain briefly electrolytic refining method with diagram. तो this method I have already discussed in the class number of times. ठीक है, I'm just giving the link in the description also. From there you can write the answer of this question. But yes, चलो शॉर्ट में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ यहाँ पे, so that you can write here also. तो पहले क्या करते हैं बेटा, देखो हम लोगों ने we have taken a one beaker. This is the complete diagram I have drawn over here for the electrolytic refining. थोड़ा सा शॉर्ट में मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, बट यस आई विल से दैट कि अगर प्रॉपर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो ऑलरेडी वीडियो इज़ अपलोडेड देयर ऑन द चैनल. मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप देख लेना. इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग मैंने डिटेल में डिस्कस किया है एक पर्टिकुलर वीडियो में. देखो, तो जो इम्प्योर कॉपर की रॉड है उसको एनोड बना दोगे आप, और जो प्योर कॉपर की रॉड है उसको कैथोड बना लेना. अब जैसे ही बैटरी को आप कनेक्ट करोगे, मीन्स सर्किट आपका यहाँ पे क्लोज होगा, तो व्हाट विल हैपन, इस एनोड रॉड से Cu2+ आयन, रिमेंबर आई एम सेइंग दैट Cu2+ आयन सोल्यूशन में रिलीज करेगा. नाउ इट इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज, सो इट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड. इसका मतलब सोल्यूशन से Cu2+ जाएगा और इस कैथोड पे आपका धीरे धीरे क्या होगा, इसके सरफेस पे बॉटम पे धीरे धीरे स्टिक होने लगेगा. एंड एट द लास्ट यू विल सी दैट कि जो बॉटम है कैथोड का वो थिक होता चले जाएगा. इट डज मीन वहीं पे आपका प्योर कॉपर डिपॉजिट होगा. तो याद रखना कि कॉपर विल डिपॉजिट, यानी जो प्योर मेटल होगा वो विल बी डिपॉजिट एट द कैथोड ओनली. एंड एज अ रिजल्ट आप देखोगे कुछ समय बाद कि जो एनोड हो जाएगा ना वो बॉटम से थिन होता चलेगा आपका. क्या क्या प्रोसेस हुआ है देखो यहाँ पे, दिस इज योर एनोड मड, और जो इलेक्ट्रोलाइट इसमें लिया गया दैट इलेक्ट्रोलाइट इज एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन. मीन्स जिस मेटल को आप कर रहे हो रिफाइनिंग, यू हैव टू टेक द सॉल्ट ऑफ द सेम मेटल ओनली, देन ओनली द प्रोसेस कुड बी कैरीड आउट. आई होप दिस वन इज ऑल्सो क्लियर. अगेन आई वुड से दैट इट मे हैपन कि शायद मैंने पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया है, जस्ट बिकॉज की वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा और मैंने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया हुआ है. ठीक है, तो आप देखना, एक बार चेक करना, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको. नेक्स्ट कमिंग टू हियर, कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन एंड बैलेंस देम. ठीक है, इस इक्वेशन को बैलेंस कीजिए. हम लोग को सॉरी पहले कंप्लीट करना है, देन आफ्टर इक्वेशन को हम लोग बैलेंस करते हैं. आइए देखते हैं इसको. फर्स्ट ऑफ ऑल, सोडियम ऑन रिएक्शन विथ H2O. तो देखो, जब सोडियम का हम लोग H2O के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमें पता है वो मेटल व्हेन रिएक्ट्स विथ वाटर फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस. तो इट्स योर मेटल हाइड्रोक्साइड दैट इज NaOH. रिमेंबर स्टेट लिखना जरूरी है, आप लिखते चलना, यहाँ पे प्रैक्टिस रहेगी तो अच्छी बात है. एंड देन आफ्टर इट्स रिलीजेज हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस हमने यहाँ पे लिख दिया. इट वॉज ए ईजी. Fe+ स्टीम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. याद रखना कि आयरन कभी भी वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता, वो स्टीम के साथ रिएक्शन करता है. तो ऑलवेज राइट H2O और साथ में गैसेस स्टेट आप जरूर से लिखना. एंड देन आफ्टर हियर इट विल फॉर्म Fe3O4 बनाता है, याद रखना, नॉट Fe3OH होल थ्राइस. और अगेन रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस, मैं स्टेट यहाँ पे अब नहीं लिख रहा हूँ बिकॉज ऑलरेडी द फर्स्ट वन हैव डिस्कस. देन आफ्टर CuNO3, देखो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा. ये कॉपर आपका क्या करेगा, सिल्वर को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि कॉपर एटलीस्ट लेस रिएक्टिव तो जरूर होता है बट एटलीस्ट इट इज़ मोर रिएक्टिव देन द सिल्वर. सो देयरफॉर इट विल फॉर्म हियर CuNO3 होल ट्वाइस, जस्ट बिकॉज की कॉपर की वैलेंसी यहाँ पे +2 है आपका, तो होल ट्वाइस लग जाएगा. एंड अलॉन्ग विद दैट द सिल्वर मेटल आपको यहाँ पे मिल जाएगा. ठीक है, दिस इज द आंसर यू कैन राइट हियर. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एन एलिमेंट ए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट एन एलिमेंट ए रिएक्ट्स विथ वाटर टू फॉर्म अ कंपाउंड बी. तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना, वेन एवर यू कन्फर्म विद सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, आप इसका पहले पिक्चोरियल डायग्राम माइंड में बना लो कि कोई कंपाउंड ए है हम लोग के पास, राइट. अब कंपाउंड ए हम लोग का क्या कर रहा है, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है. इट्स अ रफ वर्क एक्चुअली. H2O वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है. एंड अपॉन रिएक्शन विथ वाटर इट इज़ फॉर्मिंग अनदर कंपाउंड बी. इस कंपाउंड बी को हम लोग वाइट वॉशिंग में यूज़ करते हैं, याद रखना इस चीज़ को, क्वेश्चन ने हिंट दे दिया आपको. द कंपाउंड बी ऑन हीटिंग, ठीक है. अब इस कंपाउंड बी को हम लोग हीट कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स हीट कर रहे हैं तो यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में यहाँ पे हीटिंग हो रहा होगा. एंड इट फॉर्म्स एन ऑक्साइड C, ठीक है, ऑक्साइड C बना रहा है. ऑक्साइड C वाइल ऑन ट्रीटमेंट विथ वाटर गिव्स बैक बी. हाँ ठीक है, अब C को वापस फिर से अगर हम लोग वाटर के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो इट विल अगेन गिव्स यू द कंपाउंड B, फिर से वो आपको दे रहा है. आइडेंटिफाई A and B C एंड सारे इक्वेशंस भी लिखने हैं. रिमेंबर स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके बोर्ड और प्री बोर्ड्स एग्जाम में. यू नो व्हेन यू गो थ्रू द सैम्पल पेपर यू विल सी सच टाइप ऑफ क्वेश्चन इन एम्पल नंबर ऑफ अमाउंट्स. सो लेट अस सी. देखो, वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ वी ऑल नो दैट कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ होता है. तो इट डज मीन ए की जगह पे मुझे लिखना चाहिए यहाँ पे कैल्शियम. एंड व्हेन दिस कैल्शियम रिएक्ट्स विद H2O इट विल फॉर्म योर कंपाउंड B एंड दैट कंपाउंड B विल बी योर CaOH होल ट्वाइस.
राइट। तो ए और बी तो हमें क्लियर हो गया। अब कह रहा है कि इफ CuH गोल्ड प्राइस को आप फर्दर आप हीट करोगे तो देखो हीट करोगे तो इट विल गिव यू CaO दैट इज़ कैल्शियम ऑक्साइड, फिर से आपको मिल जाएगा। और अगेन इफ कैल्शियम ऑक्साइड को देखो फिर से अगर हम H2O के साथ ऐड कर रहे हैं सो इट विल गिव द कंपाउंड बी अगेन दैट इज CaOH होल ट्वाइस अलॉन्ग विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट। तो आप फ्री हो तो आप लिखो चाहे मत लिखो उसको, दैट इज योर चॉइस। ओके, सो आई होप दिस वन इज ऑल्सो क्वेश्चन क्लियर, बट स्टूडेंट्स आई एम सेइंग दिस अगेन, आप इस तरीके से आंसर अपने LC में नहीं लिखोगे, यू हैव टू राइट द आंसर विद द यूजिंग प्रॉपर डिस्क्रिप्शन, proper explanation you need to write. Then after write down the steps and the reactions involved for the extraction of copper from its copper glans ore. ठीक है, copper glans ore से extraction के लिए कैसे, so this question have been discussed in the class। ठीक है, फिर से हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं। copy the same reactions from your NCERT and the notes that I have given to you। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे भी इस क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया है। आइए देखते हैं ये, ड्रॉ द आयनिक स्ट्रक्चर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। तो MgCl2 और CaO इन दोनों में से एक मैं यहाँ पे बताऊँगा। तो आई एम टेलिंग यू द कंपाउंड MgCl2 ओवर हियर, वन ऑफ द एग्जाम्पल यू नीड टू डिस्कस, यू नीड टू राइट बाय योर ओन। तो देखो यहाँ पे MgCl2 का क्या करना है बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन हियर मैग्नीशियम, और 2 क्लोरीन एटम है तो 2 क्लोरीन एटम हम लोग ने यहाँ लिख लिया। आफ्टर दैट व्हाट यू नीड टू डू, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को लिखना। तो आई एम टेलिंग यू हियर कि जो मैग्नीशियम होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है बेटा 12। तो व्हेन यू राइट द कॉन्फिगरेशन यू विल गेट हियर 2 8 2, यानी लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एंड एट द सेम टाइम क्लोरीन इज देयर, क्लोरीन 17 पे आता है। तो यू विल राइट ओवर हियर एंड यू विल गेट 2 8 और 7। तो चलो इसके लिखते हैं, लास्ट सेल में देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स मिले मैग्नीशियम के, 1 यहाँ पे और 2, एंड सिमिलरली एट द सेम टाइम क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को मैं थोड़ा सा सिंबल चेंज कर दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 एंड देन आफ्टर 7, 1 2 3 4 5 6 एंड देन आफ्टर 7। ठीक है, देखो एवरी एटम वांट्स टू कंप्लीट दियर ऑक्टेट। ठीक है, वो ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं जिससे वो स्टेबल हो जाएंगे। ऑक्टेट मीन्स लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना। सो फॉर डूइंग सो, फॉर जस्ट इन ऑर्डर टू कंप्लीट दिस ऑक्टेट व्हाट विल हैपन, मैग्नीशियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन देखो इनको ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, तो अब इस क्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिल गया, हम -E लिख देंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गया, और 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे। दोनों ही क्लोरीन एटम के पास अब उनके लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, बिकॉज अर्लियर दे हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स, दे हैड 7 इलेक्ट्रॉन। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट देखो मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, तो अब यहाँ पे होगा क्या, मैग्नीशियम पे 2 प्लस चार्ज आपका लग जाएगा, देयर विल बी +2 चार्ज ऑन मैग्नीशियम एटम आपका, और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 माइनस चार्ज आप यहाँ पे लगा देना, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जरूर से मेंशन करना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है 7, और जो 8th इलेक्ट्रॉन है दैट वाज प्रोवाइडेड बाय मैग्नीशियम, तो उसका सिंबल भी चेंज कर देना। दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा एंड देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड MgCl2। आई जस्ट वांट टू नो इन द कमेंट सेक्शन कि नेम दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये विच टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज दिस। ओके, देन आफ्टर NaCl, AlF3, Na2O, all these questions have been already discussed in the class, but yes, एक और एग्जाम्पल्स में यहाँ पे AlF3 का भी मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा बिकॉज इट्स लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स। सो AlF3 यहाँ पे, तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे एल्युमिनियम हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया, 1 fluorine atom here I am writing, 1 fluorine atom here I am writing, and 1 fluorine atom here I am writing। एल्युमिनियम के देखो लास्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बिकॉज एटॉमिक नंबर इज 13, और फ्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके लास्ट, क्योंकि एटॉमिक नंबर 9 होता है। व्हेन यू राइट कॉन्फिगरेशन यू विल गेट 2 and 7, तो 2 इलेक्ट्रॉन 3 4 5 6 and 7, 1 2 3 4 5 6 7। रिमेंबर इलेक्ट्रॉन के सिंबल चेंज कर देना आप, 1 2 3 4 5 6 and 7। देखो ईच फ्लोरीन एटम रिक्वायर्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट दियर ऑक्टेट, तो 1 इलेक्ट्रॉन आप यहाँ इधर ट्रांसफ़र करा दो, -E ये कर दो, 1 इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे -E करा दो ऐसे, और 1 इलेक्ट्रॉन इधर -E ट्रांसफ़र करा दो यहाँ पे। ठीक है, सो एज अ रिज़ल्ट एल्युमिनियम ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, तो अब इस एल्युमिनियम पे जो चार्ज होगा दैट विल बी योर +3 चार्ज, और क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो पे Cl माइनस कर दो, बट सिंस 3 क्लोरीन एटम आर देयर सो यू विल राइट नंबर 3 ओवर हियर, 1 2 3 4 5 6 7, और 8वां इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन एल्युमिनियम में गेन किया। ठीक है, एंड एज अ रिजल्ट एरो यहाँ पे बना देना, एंड एज अ रिजल्ट यू विल गेट द कंपाउंड, एंड दैट कंपाउंड विल बी योर AlF3। ठीक है, टेल मी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन।
सो लेट अस सी द नाउ द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस. इसमें क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं. लेट अस डिस्कस वन बाय वन. द थर्माइट प्रोसेस यूज फॉर द रिपेयरिंग क्रैक्स इन रेलवे ट्रैक्स ऑन साइट. ठीक है, हम लोग ने क्लास में डिस्कस किया था वाइल डिस्कसिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स विच आर मॉडरेट रिएक्टिव. ठीक है, वहाँ पे डिस्कस किया था. अब कह रहा है राइट द केमिकल इक्वेशन. तो देखो हम सबको पता है रेलवे ट्रैक है तो आयरन से ही जुड़ेगा, तो याद रखना यहीं से हिंट लेकर के कि आयरन की ऑक्साइड को आपको यहाँ पे लिखना है. दैट विल बी योर Fe2O3 आयरन का ऑक्साइड. सिंस अभी ऑक्साइड है कोई सोल्यूशन तो है नहीं, तो स्टेट आप सॉलिड लिखना बिकॉज इन दिस क्वेश्चन इट इज बीन आस्क्ड. देखो लिखा है यहाँ पे कि एंड प्रोडक्ट नेम मेंशनिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. तो आई एम राइटिंग बोथ द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट हियर. ठीक है, इसका रिएक्शन कराएंगे बेटा हम लोग. दिस विल बी कैरीड आउट द रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ एल्युमिनियम विच इज़ मोर रिएक्टिव दैन द आयरन इफ विल गो थ्रू द रिएक्टिविटी सीरीज. ठीक है, तो अब देखो होगा क्या यहाँ पे, देयर विल बी द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विल अकर. दिस एल्युमिनियम विल डिस्प्लेस दिस आयरन फ्रॉम हियर एंड एज अ रिजल्ट द कंपाउंड दैट वुड बी ऑब्टेन विल बी योर the compound that will be obtained will be your Al2O3 and the state of this Al2O3 will be your solid in nature. along with that आयरन को देखो ये डिस्प्लेस कर देगा तो Fe will be there but this reaction will be highly exothermic in nature, so you must remember the heat on this product side. अब ये रिएक्शन इतना ज़्यादा हाईली एक्जोथर्मिक होगा ना कि उसकी वजह से होगा क्या, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ये आयरन जो है आपका ये मॉल्टेन स्टेट में होगा. ये लिक्विड स्टेट यहाँ पे लिखना मस्ट है, अदरवाइज मार्क्स वोंट बी गिवन. देखो इसीलिए मैंने यहाँ पे कलर चेंज करके लिखा है बिकॉज इट्स मस्ट बी रिमेंबर टू यू. सो दिस वॉज द आंसर ऑफ ए पार्ट. ठीक है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं. इनमें हमें क्या यही तो करना था ना, नेम टेकिंग प्लेस इन द प्रोसेस, रिएक्शन लिख लिया और फिजिकल स्टेट हमने लिख दिया यहाँ पे. व्हाट इन्फॉर्मेशन इन द केमिकल इक्वेशन इंडिकेट्स दैट द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक. सी दो इन्फॉर्मेशन कि लाइक ऑन द प्रोडक्ट साइड में हम क्या लिख रहे हैं. देखो प्रोडक्ट साइड में हमने हीट लिखा है, उसी से क्लियर हो जाता है. एंड मोर इंपॉर्टेंटली जो यहाँ पे आयरन रिलीज कर रहा है ना आपका, देखो एज अ प्रोडक्ट, उसके बगल में देखो स्टेट लिखा है लिक्विड, तो आयरन तभी लिक्विड स्टेट में होगा. इसका मतलब यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है. ठीक है, तो ये दो चीज़ है. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट केमिकल नेम एंड केमिकल फार्मूला फॉर दी फॉलोइंग. हमें केमिकल नेम और केमिकल फार्मूला लिखना है इन सब के लिए. और चेक करते हैं. जिंक ब्लेंड. जिंक ब्लेंड होता है बेटा आपका ZnS. ठीक है, और इसका जो केमिकल नेम हो जाएगा आपका जिंक सल्फाइड. आई एम राइटिंग स्पेलिंग क्योंकि आप लोग सल्फेट सल्फाइड में कंफ्यूज होते हो. जिंक सल्फाइड विल बी इट्स केमिकल नेम. कमिंग टू दर कैलेमाइन. कैलेमाइन भी देखो जिंक का ही और होता है बट इट्स फार्मूला विल बी नाउ ZnCO3 और अब ये हो जाएगा जिंक कार्बोनेट. तो इसको मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख लोगे. सिनेबर. सिनेबर होता है देखो आपका यहाँ पे HgS. ठीक है, ये होता है मर्क्यूरी का और इसको बोलते हैं मर्क्यूरिक सल्फाइड. मर्क्यूरिक अगेन देखो सल्फाइड बोलना हो तो याद रखना दिस विल बी स्पेलिंग SULPHIDE होता है. ठीक है, मर्क्यूरिक सल्फाइड बोलते हैं इसको. कॉपर ग्लैंस. कॉपर ग्लैंस का फॉर्मूला होता है बेटा स्टूडेंट Cu2S. ठीक है, क्यूप्रिक सल्फाइड ये देखो आपका हो जाएगा, इस तरीके से याद रखना. ठीक है, ये इसके फॉर्मूले और नेम यहाँ पे. कमिंग टू द नाउ प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस विच आर मोर इंपॉर्टेंटली. प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन हर बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आइए एक एक करके हम लोग ये प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे. नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन सम कॉपर पीसेस आर पुट इनटू ग्रीन फेरस सल्फेट सोल्यूशन एंड वाई. देखो कह रहा है कि कॉपर पीसेस को हम पुट कर रहे हैं यहाँ पे, तो आई एम राइटिंग हियर कॉपर. ठीक है, स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ बट यू नीड टू मेंशन इन पुट इनटू ग्रीन फेरस सल्फेट सोल्यूशन. फेरस सल्फेट दैट इज FeSO4 सोल्यूशन में अगर पुट करेंगे तो क्या होगा. ठीक है, तो देखो क्वेश्चन बेटा स्टूडेंट्स, देयर वोंट बी एनी ऑब्जर्वेशन, नो रिएक्शन विल टेक प्लेस. नो रिएक्शन, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा आपका, मीन्स नो ऑब्जर्वेशन. सिंपली यू कैन से दैट. वाई? बिकॉज कॉपर इज ए लेस रिएक्टिव देन आयरन. ठीक है, तो ये कॉपर यहाँ से आयरन को डिस्प्लेस ही नहीं करा पाएगा. दिस रिएक्शन विल नॉट अकर हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डज द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट रेज ऑन प्लूटिंग स्ट्रिंग ऑफ जिंक मेटल टू दिस. सो ये आई एम राइटिंग द केमिकल इक्वेशन. कह रहा है कि अगर जिंक मेटल लिए हैं, इफ आई एम टेकिंग द जिंक मेटल और इस जिंक मेटल को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं. कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, याद रखना सोल्यूशन दिया है तो एक्वस लिखना है यहाँ पे. जिंक सॉलिड स्टेट आप यहाँ पे लिखना. तो अब देखो स्टूडेंट्स, जिंक इज हाईली रिएक्टिव, एटलीस्ट मोर रिएक्टिव दैन द कॉपर, नॉट दैट मच हाईली रिएक्टिव लाइक सोडियम एंड पोटेशियम, बट हाँ कुछ तो रिएक्टिव है आपका. सो एज अ रिजल्ट देखो अब होगा क्या बेटा आपका, एज अ रिजल्ट जिंक यहाँ से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा. तो कॉपर को डिस्प्लेस करेगा एंड इट विल फॉर्म योर कंपाउंड
SO4 जिंक सल्फेट बना लेगा, ठीक है। एंड देन आफ्टर आपका कॉपर यहाँ पे लिबरेट कर, कॉपर आपका डिस्प्लेस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज द आंसर, फिर से पढ़ लो। व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंज? तो यू विल राइट बिकॉज ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिंक बीइंग मोर रिएक्टिव डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स सोल्यूशन। Now coming to the assertion agent, the thing where most of the students get confused, यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे confused हो जाते हैं। आइए देखते हैं। फर्स्ट assertion is that कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है। तो बात सही है, कार्बन हम लोग के सोडियम और मैग्नीशियम के ऑक्साइड को रिड्यूस नहीं कर पाएगा, बिकॉज कि सोडियम और मैग्नीशियम आपको क्या है, हाईली रिएक्टिव है। सिंस दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल, तो ये और इनकी बल्कि एफिनिटी है ऑक्सीजन के साथ, तो कार्बन अकेला इनको रिड्यूस नहीं कर पाएगा। देन आफ्टर कार्बाइड्स ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम कैन बी रिड्यूस विद कार्बन, गलत है। अगेन वही चीज़, आई हैव टोल्ड कि मैग्नीशियम और सोडियम के तो रिड्यूस होंगे ही नहीं, सो इट डज मीन ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट ऑप्शन। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। Al2,3 इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो ऑक्साइड होते हैं विच रिएक्ट्स विथ एसिड एज वेल एज रिएक्ट विथ बेस ऑल्सो, तो इनको हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। तो यस, असर्शन करेक्ट है आपका। Al2,3 भी एसिड एज वेल एज बेस टू फॉर्म, ये भी सही है। तो इट डज मीन असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए विल बी देयर, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है आपका। कमिंग टू द थर्ड वन, वाइल एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर वन ऑफ द स्टेप इन्वॉल्व इज, ठीक है। हाँ, जब कॉपर का एक्सट्रैक्शन करते हैं तो सेकेंड स्टेप देखो यही होता है हम लोग का, ठीक है। दिस इज द सेकेंड। इन दिस रिएक्शन Cu2+ इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, जो Cu2+ है Cu2 से रिड्यूसिंग एजेंट, वेयर Cu2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, करेक्ट है। देखो यहाँ पे बिकॉज Cu2O, दिस Cu2 इज कन्वर्टिंग इनटू CO, तो ऑफकोर्स ही बात है भाई, यहाँ पे हम लोग का क्या हो रहा है, ये ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, तो इट्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये देखो, दिस वन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वाई दिस वन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। इसको एक्चुअली हम लोग ऑटो ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं। तो यस, दोनों ही ये चीज़ें करेक्ट हैं, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी योर, विल बी ये ए ऑप्शन, कि इसको ये करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। ओके, तो कमिंग टू द नेक्स्ट वन, इन एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था थर्माइट रिएक्शन, तो दिस इक्वेशन आई एम गिविंग यू ऑल होमवर्क, या आप खुद करो, ठीक है। आई जस्ट वांट टू नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, या चलो बता ही देता हूँ, अदरवाइज यू डू द मिस्टेक। इन एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस द मेटल्स लाइक आयरन मेटल्स ड्यू टू हीट इवॉल्व इन द रिएक्शन, ओके। आयरन मेल्ट कर रहा है, ठीक है, ये करेक्ट फिनोमेना है। Fe2O3 + Al, Al2O3 + Fe, एक्चुअली ठीक है, ये रिएक्शन तो सही है, यहाँ पे स्टेट भी नहीं लिखा है और प्लस साथ यहाँ पे हीट भी नहीं लिखा है, तो वी कैन नॉट से दैट कि दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। तो आई गेस ऑप्शन नंबर बी विल बी, आई विल गो विद ऑप्शन नंबर बी, कि असर्शन इज करेक्ट और रीज़न इनकरेक्ट है, एक्सप्लेन नहीं किया है यहाँ पे क्योंकि हीट लिखा ही नहीं है, तो वी कैन नॉट से दैट कि रिएक्शन हम लोग का ये एक्सोथर्मिक है कि नहीं है, वी कैन नॉट डिस्कस अबाउट दैट, हम इसके बारे में नहीं बता सकते। कमिंग टू द केस स्टडी, ठीक है, अब केस तो दिया ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है, हमें टेबल दिया है, इसके बेस पे हमको करना है। एक बार टेबल आप अच्छे से देखो। द फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू इट, विच इज़ द मोस्ट एक्टिव मेटल, इट डज मीन रिएक्टिव की बात कर रहा है कि कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। तो अब देखो जो डी मेटल है, ठीक है, ये मेटल का कॉलम है, देखो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे जो डी मेटल है, देखो इन ये सब में नो रिएक्शन दे रहा है, तो सबसे लीस्ट रिएक्टिव तो डी हो गया, तो डी ऑप्शन होगा नहीं। देन आफ्टर सी, देखो सी किसी में रिएक्शन नहीं दे रहा है एक्सेप्ट सिल्वर नाइट्रेट, और आप याद करो सिल्वर नाइट्रेट, इफ़ यू डू रिमेंबर, सिल्वर जो होता है हम लोग का रिएक्टिविटी में एकदम बिलो आता है, तो यस रिएक्टिव तो है सी, बट वेरी लेस रिएक्टिव वी कैन से दैट, और हमें तो मोस्ट रिएक्टिव निकालना है। देन आफ्टर बी वाला देखो आयरन से ही पहली बार रिएक्ट कर जा रहा है, कॉपर में यहाँ रिएक्शन दिया नहीं है, और जिंक के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है आपका, नो रिएक्शन विल बी गिवन, तो एटलीस्ट जिंक से तो रिएक्टिव नहीं है, बट हाँ आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है ये आपका, तभी भी रिएक्शन दे रहा है। और ए वाला देखो ये आयरन से भी रिएक्ट नहीं कर रहा है आपका, तो इट डज मीन ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट ऑप्शन, की जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है आपका विल बी बी, और रीज़न मैंने आपको बता दिया, उस रीज़न के साथ आप यहाँ पे एक्सप्लेन करना उसको। नेक्स्ट ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन कैन बी ईजली ओके स्टोर्ड मेड अप ऑफ एनी ऑफ दीज मेटल, कौन सा इसमें से हम रख सकते हैं। तो ऑब्वियसली एकदम ईजी है यहाँ पे कि जो यू नो कि जिंक का देखो सब्सटेंस है यहाँ पे हम लोग का, ठीक है, तो जिंक सल्फेट अगर हम यहाँ पे लेते हैं, क्योंकि वही सबसे कम इस रिएक्शन दे रहा है यहाँ पे, तो जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट इज गिवन है, यस,
जिंक सल्फेट को आसानी से आप रख सकते हो यहाँ पे। विच ऑफ द अबव सॉल्यूशन कैन बी इजीली स्टोर्ड इन अ कंटेनर मेड अप ऑफ एनी ऑफ दिस मेटल। यस, जिंक सल्फेट में रख सकते हो आप, क्योंकि देखो यहाँ पे रिएक्शन दे नहीं रहा है इसके साथ हम लोग के पास, और यहाँ पे भी रिएक्शन नहीं दे रहा और यहाँ दे रहा है रिएक्शन, तो ऑफकोर्स वी कैन स्टोर इन। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखना। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर आप डी को क्यों नहीं रख रहे हो? देखो अगर डी को रख दोगे आप तो डी तो सब किसी में रिएक्शन नहीं दे रहा है, लेकिन ये सब तो डी से एटलीस्ट ज़्यादा रिएक्टिव हैं, तो ये उल्टा उसको रिएक्ट कर जाएंगे, तो इसलिए हम नहीं स्टोर कर सकते हैं। देन आफ्टर व्हाट इज़ ऑब्जर्व, ठीक है, व्हेन एल्युमिनियम पाउडर इज़ एडेड टू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। ठीक है, जब एल्युमिनियम पाउडर को हम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में ऐड करें तो क्या होगा? तो जस्ट आई एम राइटिंग ओवर हियर एल्युमिनियम और कॉपर सल्फेट इज़ गिवन। यस, कॉपर सल्फेट CuSO4 को ऐड कर रहे हैं, तो वी नो दैट भाई कि हाईली रिएक्टिव है। ठीक है, एटलीस्ट कॉपर से तो ज़्यादा है, तो ये रिएक्ट कर जाएगा आपको और ये बनाएगा Al2SO4 होल थ्राइस अलॉन्ग विद द कॉपर को यहाँ पे रिलीज़ कर देगा। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट क्या होगा? पहला चीज़ याद रखना, आप आंसर में लिखोगे कि एल्युमिनियम डिस्प्लेसेस कॉपर एंड द कलर ऑफ द सोल्यूशन चेंजेस। सोल्यूशन का कलर आपका ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, जो ब्लू कलर का सोल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, वो फेड होने लगेगा कलर धीरे धीरे ब्लू। ओके, नाउ कमिंग टू द दिस वन क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट। अ स्टूडेंट टू कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन एंड जिंक। आप देखो ध्यान से, हियर इट्स टेक कॉपर, आयरन, जिंक और एल्युमिनियम, उस ऑर्डर में नहीं दिया है जो क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, अलग अलग टेस्ट ट्यूब फर्स्ट, टेस्ट ट्यूब सेकेंड, टेस्ट ट्यूब थर्ड एंड टेस्ट ट्यूब 4 में आपका। ही एडेड 10 ml ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट सोल्यूशन। सब में फेरस सल्फेट है, देखो यहाँ पे इन ईच ऑफ द एवरी सोल्यूशन। नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग कि इन विच टेस्ट ट्यूब रेसिड्यू वुड बी ऑब्टेन, सॉरी ब्लैक रेसिड्यू, किस में ब्लैक रेसिड्यू होगा? तो अब देखो कॉपर हम लोग का लेस रिएक्टिव है आयरन की तुलना में, तो यहाँ रिएक्शन तो होगा ही नहीं। अगेन आयरन सेम में रिएक्शन होगा नहीं आपका। ठीक है, ब्लैक रेसिड्यू यहाँ पे पूछा है हमसे। जिंक आयरन के केस में, यस जिंक इज रिएक्टिविटी सीरीज आप याद करो तो जिंक ऊपर आता है आयरन के, तो यस जिंक कैन डिस्प्लेस। ठीक है, जब आप ये देखो रिएक्शन ऐसे लिखोगे इन दिस बीकर, थर्ड वाले टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन ये होगा Zn और FeSO4, तो इट विल रिएक्ट एंड इट विल डिस्प्लेस फ्रॉम हियर एंड यू विल गेट द कंपाउंड ZnSO4 जो कि आपका ब्लैक कलर के रेसिड्यू में आपका आएगा। तो यस ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द राइट ऑप्शन। बट हम इसको भी इग्नोर नहीं करेंगे, थर्ड भी फोर्थ भी पढ़ लेते हैं। एल्युमिनियम तो और ज़्यादा जिंक से रिएक्टिव है, तो ये भी डिस्प्लेस कर देगा। इट डज मीन इन द टेस्ट ट्यूब थर्ड as well as in test tube 4, in both the test tubes you will get the black residue over here। हमें दोनों की केसेस में यहाँ पे black residue मिलेंगे। I hope this one is clear to you। Now coming to here, अब देखो पैराग्राफ दिया है, आप पॉज करो वीडियो को एंड जस्ट रीड द पैराग्राफ। नेम द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ रिड्यूस्ड मेटल ऑब्टेन्ड इन मेटलर्जी। ठीक है, जो रिड्यूस्ड मेटल होंगे हम लोग के, तो उनको हम लोग कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे मेटलर्जी में। यस, द लास्ट प्रोसेस हमको ये फिर करना पड़ेगा, बिकॉज क्वेश्चन में यहाँ पे नहीं दिया है कि हाईली रिएक्टिव है, मॉडरेट रिएक्टिव है, लीस्ट रिएक्टिव है, बस बोला नेम द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ द रिड्यूस्ड मेटल। जो रिड्यूस्ड मेटल हमें मिलता है उसको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। द प्रोसेस दैट यू विल ऑब्टेन हियर इज द रिफाइनिंग। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑब्वियसली मुझे लिखना चाहिए था यहाँ पे, दैट द प्रोसेस विल बी योर इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। देखो स्टूडेंट क्वेश्चन क्या रहा है एक बार समझ लो आप, कि आपको अगर याद होगा कि जिंक कार्बोनेट का जैसे लेट से यही हो रहा है। ठीक है, अब ये जिंक कार्बोनेट का लेट से, या कॉपर का ही हम लोग ने यहाँ यूज़ किया था कि ना Cu2S है आपका, तो Cu2S को आप क्या कर रहे थे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम लोग हीट कर रहे थे। जस्ट बिकॉज ऑफ हीटिंग इट वॉज फॉर्मिंग Cu2O, फिर इस Cu2O का रिएक्शन हम लोग करा रहे थे Cu2S के साथ एंड प्योर कॉपर मेटल हम लोग को मिल जा रहा था। तो वही कह रहा है कि इसके ऑक्साइड को जब हम रिड्यूस कराएं, क्योंकि देखो ऑक्सीजन रिमूव हो गया तो रिडक्शन हो गया ये। ठीक है, तो इसी रिड्यूस्ड ओर को फिर से वापस इसको ना मेटलर्जी प्रोसेस में लास्ट प्यूरिफिकेशन कैसे करते हैं, तो उसके हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग यूज़ करते हैं। आपको याद होगा, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, दिस वन सी, दिस वाज द प्रोसेस इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। तो यही सेम प्रोसेस हम लोग फिर से करेंगे यहाँ पे। ओके, तो आई होप दिस वन इज़ क्लियर टू यू। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, नेम 2 मेटल। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है नेम 2 मेटल्स विच आर ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के थ्रू कौन से 2 मेटल्स, तो जो लीस्ट रिएक्टिव है मोस्टली उन्हीं का लेते हैं। एक एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कॉपर। ठीक है, दूसरा लीस्ट रिएक्टिव का एग्जांपल आप यहाँ पे बताना कि विच वन विल बी दैट एलिमेंट, दूसरा वहाँ पे कौन सा होगा। इन इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग कॉपर, इम्प्योर कॉपर एक्ट एज ए, आप फिगर देखो यहाँ पे, जो इम्प्योर कॉपर है वो क्या बिहेव कर रहा है। आप देखो इम्प्योर कॉपर, देखो यू ऑल कैन सी देयर इज एनोड, और जो प्योर कॉपर डिपॉजिट हो रहा है वो देखो आपका कहाँ पे हो रहा है, निगेटिवली चार्ज, और ये निगेटिवली चार्ज हमारे होते क्या है, कैथोड। ठीक है,
from these 2 points we can give the answer of the that question. Like electrolytic refining, impure copper act as a, जो impure copper है बेटा वो आपका क्या behave करेगा as a anode, and जो pure copper है, this pure copper जो आपका है it will behave as a cathode. जो प्योर कॉपर है वो आपका कैथोड जैसा बिहेव करेगा, इसी पे कॉपर डिपॉजिट होता है. ओके, द एनोड इज़, ठीक है, जो एनोड है हम लोग का इज़, एंड द रिएक्शन एट द एनोड इज़, जो एनोड है देखो हम लोग का ये पॉजिटिवली चार्ज होगा. द एनोड इज़ पॉजिटिवली चार्ज, आप ऐसे लिखना एनोड इज़ पॉजिटिव, एंड द रिएक्शन एट एनोड, याद रखना एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है दैट प्रोसेस विल बी योर ऑक्सीडेशन. मैंने ट्रिक बताया था, आप याद रखना, OIL and then after RIG, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो एनोड पे मैंने क्या बोला है आपसे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है हमेशा, ठीक है. ये जो एनोड होता है आपका ये कॉपर से कन्वर्ट हो जाता है आपका Cu2+ में, और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन ये लॉस करेगा यहाँ पे. सो देखो यहाँ पे लिखो ऑक्सीडेशन इज लॉस, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन ऑक्सीडेशन ओवर हियर. सो दीज ऑल वर द क्वेश्चन टेकन फ्रॉम योर LC. आई होप दीज क्वेश्चंस आर क्लियर टू योर स्टूडेंट्स. प्लीज go through the question one by one. In case you find any difficulty, any question, just do let me in the comment section with particular question number, and I'll discuss the same question once again. Thank you for watching.